व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। साइंस के वीडियो हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। सो व्यूअर्स, हमने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया। आदित्य सैटेलाइट का नाम है, जो कि सन को रिवॉल्यूशन करता हुआ उसको स्टडी करेगा। पर आपको मालूम है L1 क्या है? L1 लेग्रांगे पॉइंट्स का हिस्सा है। जोसेफ लेग्रांगे ने स्पेस में 3 ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स को डील करते हुए, यानी 2 ऑब्जेक्ट का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा असर डालेगा, इसको स्टडी करता हुआ उन्होंने स्पेस में कई सारे ऐसे पॉइंट्स या रीजन्स को डिस्कवर किया जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि 2 मासिव ऑब्जेक्ट। लेग्रांगे का इशू ही था, टॉपिक ही था 3 बॉडी प्रॉब्लम, यानी कि 3rd बॉडी प्रॉब्लम, यानी कि 2 मासिव ऑब्जेक्ट स्पेस में 2 मासिव ऑब्जेक्ट का तीसरे ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाले नेट ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर हम एग्जांपल समझेंगे अर्थ और सन, यहाँ पे अर्थ और सन को हम लेते हैं, 2 मासिव ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है सन के ऊपर, और सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर, जो कि एक इम्बैलेंस फोर्सेस है। यानी उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक इम्बैलेंस फोर्स, ये दोनों के कारण एक इम्बैलेंस फोर्स लगेगा, जिसके कारण कई बार वो ऑब्जेक्ट जो होगा अपने रास्ते से भटक जाएगा। यानी अर्थ और सन के बीच में जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे होंगे उन पे जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो एक इम्बैलेंस नेचर का होगा, जिसमें हमेशा उसके ऑर्बिट करता हुआ ऑब्जेक्ट अपने पाथ से भटक जाएगा। लेकिन लेग्रांगे ने ऐसा डिस्कवर किया कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं, दोनों ही 2 मासिव ऑब्जेक्ट के बीच के आसपास कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहा है, तो जो बाहर लगने वाली एक फोर्स उसको बाहर की तरफ ढकेलती है, जो बाहर की तरफ ढकेलने वाली फोर्स होती है उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी एक रोटेटिंग करता हुआ, किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लेग्रांगे ने डिस्कवर किया कि भाई कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, और उस रीजन में जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी उस रीजन में रहते हुए जो ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट को रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम बैलेंस्ड होता है, और वो ऑब्जेक्ट लंबे समय तक उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो लेग्रांगे ने किसी भी 2 मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में 5 पॉइंट्स को डिस्कवर किया। इन्हीं 5 को लेग्रांगियन पॉइंट्स या फिर लिबरेशन पॉइंट्स के रूप में डोनेट रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। हमारा आदित्य 1 L1 पॉइंट पे जाएगा, लोकेट किया जाएगा इसे। L1 पॉइंट जो होगा वो अर्थ और सन के बीच में किसी पॉइंट पे होगा जहां पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है एकदम बैलेंस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बिल्कुल काउंटर है। यानी वो ऑब्जेक्ट, एक बार हमारा आदित्य सैटेलाइट उस L1 रीजन में पहुंच जाता है, उस पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, बैलेंस्ड होगा, और वो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ नहीं जाएगा, जिसके कारण जो ऑर्बिट करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्बिट करेक्शन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में और किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल कर रहा है, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लगता है, बाहर की तरफ निकलने की टेंडेंसी हमेशा होती है।
जिसके कारण हमें बार बार क्या करना पड़ता है, फ्यूल रिक्वायरमेंट कंबशन करना पड़ता है ताकि उसको ऑर्बिट में मेंटेन कर सके। तो L1 ऑर्बिट में रखा हुआ आदित्य सैटेलाइट को ऑर्बिटल करेक्शन की जरूरत नहीं होगी और वो लंबे समय तक उस पर रिवॉल्व करता रहेगा। L1 पॉइंट जो होता है ऐसी पॉइंट पे है जहां पे मून, हमारा जो चंद्रमा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर उसकी जो परछाई होगी सैड, उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे L1 पे, हमारे आदित्य पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी एस्टेरॉयड या किसी भी प्लैनेट का असर उस रीजन पे नहीं पड़ेगा जहाँ पे आदित्य 1 है, यानी L1 लेग्रांगे पॉइंट पे। इससे क्या होगा, वो सोलर रेडिएशन को अच्छे से स्टडी कर पाएगा और अर्थ पे होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस को भी अच्छे से स्टडी कर पाएगा। जो दूसरा लेग्रांगे पॉइंट होता है यानी L2 जो होता है वो अर्थ के दूसरी साइड में होता है। अर्थ यानी कि अर्थ और आउटर स्पेस के बीच में होता है, आउटर स्पेस में के बीच में कहीं होता है। ये जो होता है, ये जो L2 पॉइंट जो होता है वो आउटर स्पेस से आने वाले सोलर रेडिएशन, वीक रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी रखा हुआ सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और या फिर हिंड्रेंस के। तो L2 पे रखा हुआ पॉइंट जो होता है आउटर स्पेस में स्टडी के लिए, उनके वीक सिग्नल्स को पकड़ने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। वहीं लेग्रांगे पॉइंट 3 जो होता है वो सन की दूसरी साइड होता है और नासा अभी तक लेग्रांगे पॉइंट 3 की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं एक इमेजिनरी सैटेलाइट्स को कल्पना करते हुए कि लेग्रांगे पॉइंट 3 पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर सैटेलाइट हो सकते हैं जो कि सन को रिवॉल्व कर रहे होंगे। वहीं लेग्रांगे पॉइंट 4 और लेग्रांगे पॉइंट 5 जो होते हैं वो, अगर हम एक जो इमेजिनरी लाइन खींचे, सन से लेकर अर्थ तक इमेजिनरी लाइन खींचे और उस इमेजिनरी लाइन को बेस बनाकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल खींचे, तो एक जो वर्टेक्स होगा उसका आगे की तरफ होगा और एक वर्टेक्स पीछे की तरफ होगा। तो आगे का वर्टेक्स जो होगा वो L4 लेग्रांगे पॉइंट होगा और पीछे का, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पीछे का वर्टेक्स होगा वो L5 पॉइंट होगा। और L4 और L5 पॉइंट जो लेग्रांगे पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। आमतौर पे इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। जुपिटर और सन के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, माने जाते हैं ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो मेनली जुपिटर और सन के बीच में जुपिटर और सन जैसे मासिव ऑब्जेक्ट के नेट ग्रेविटेशनल फोर्स से बनने वाले लेग्रांगे पॉइंट 4 और लेग्रांगे पॉइंट 5 में उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके कारण वो स्टेबल रूप से उसी ऑर्बिट में जुपिटर और सन को रिवॉल्व करते हैं। तो लेग्रांगे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग पर्पस के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। लेग्रांगे पॉइंट 1 सन के स्टडी के लिए या फिर अर्थ के क्लाइमेटिक स्टडी के लिए, लेग्रांगे पॉइंट 2 आउटर स्पेस के स्टडी के लिए, लेग्रांगे पॉइंट 4 और 5 स्टेबल एस्टेरॉइड या फिर स्टेबल सैटेलाइट के रिवोल्यूशन के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। नासा का जो डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है वो पहले से ही L1 पॉइंट पे लोकेटेड है, जो कि सोलर विंड को और अर्थ के क्लाइमेटिक को डीपली ऑब्जर्व करता है। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो L2 पॉइंट पे प्लेस्ड है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड डिटेक्टिंग मशीन्स से लैस है, जो भी वीक सिग्नल्स को वीक इंफ्रारेड सिग्नल्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो आदित्य सैटेलाइट है वो L1 पॉइंट पे प्लेस होने जा रहा है और इस पॉइंट पे वो सन को आसानी, सन की कोर को और उसमें होने वाले पीरियोडिक चेंजेस को आसानी से रीड कर पाएगा और जो सोलर विंड्स होते हैं उनके इफेक्ट हमारे अर्थ पे किस तरीके से होते हैं उसको स्टडी कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो कैसे लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।